हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि आने वाले सहायक अध्यापक परीक्षाओं के लिए पूछने जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। सबके क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाकर आप लोगों के सामने मैं आज लेके आ रहा हूँ। तो इससे पहले वीडियो में 25 क्वेश्चन तक बात हुई थी, उसके बाद से आप आज शुरू करते हैं। सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? किसी ने तो जीवाणु को देखा होगा। जीवाणु को सर्वप्रथम एवी ल्यूने हॉक ने खोजा। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की है। रॉबर्ट हुक, कोशिका मतलब सेल की खोज की है। तथा लुईस पॉस्चर ने निर्जलीकरण पर आधारित पॉस्चराइजेशन सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है। इसका सही आंसर होगा बैकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन। इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, जबकि पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, वह पिघल जाते हैं, परंतु पुनः ठोस आकार ग्रहण करने पर उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता। जबकि थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और वह ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और उनकी कूटों के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है सूची 1 में पेट्रोलियम प्रभाज और उसके संगठक दिए हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या नीचे दी हुई है। गैसोलीन का है C4C9, तो C4C9 ये 2 नंबर कहाँ दिख रहा है? बी में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है 2 नंबर और सी में भी दिख रहा है 2 नंबर। ठीक है, फिर देखते हैं केरोसिन का दिख रहा है C8C16 2 और 1 दोनों बराबर है। फिर भारी तेल का C16C30 4, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। गैसोलीन C4C9, केरोसिन C8C16, डीजल C10C18 और भारी तेल का C16C30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्जक जटिल लवण है, किसका लवण है? सोडियम का। अपमार्जक सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट अथवा सल्फोनेट्स हैं। आगे देखते हैं, लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज किए थे थियोडर मेमन ने लेजर की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास का बहुलक है सेलुलोज ए, तो ए ऑप्शन सही है आपका। कपास सतही है, ये एक सरफेस फाइबर होता है जो बीज आवंटन के रूप में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लाया जाता है? कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लाया जाता है? तो सही ऑप्शन है आपका बिटुमेन काले रंग का वर्णक युक्त पदार्थ है, जिसे पिघलाकर कंक्रीट में मिलाकर सड़क निर्माण किया जाता है। आम भाषा में इसे कोलतार कहा जाता है। कभी कोलतार भी पूछ सकता है आपसे पेपर में, इसलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? तो इसकी परिभाषा दिए हैं जैकोब्सन ने। उपरोक्त परिभाषा जैकोब्सन महोदय ने दी थी। उन्होंने विज्ञान को वातावरण व हमारे शरीर में घटित होने वाले जैव क्रिया प्रक्रम का अनुसंधान करता व अध्ययन करता कहा था। आगे है, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, तो ये बने होते हैं पॉलीयूरीथेन के। पॉलीयूरीथेन फोम के गद्दे एवं तकिए के निर्माण में काम आते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर तेल बनाने में नहीं हो सकता? किसका प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग? प्लैटिनम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सौर सेल को बोलते हैं सोलर सेल। प्लैटिनम का उपयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक उच्च आयतन ऊर्जा वाली अक्रियाशील धातु है जो प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करती है, बाकी सब करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? तो चना की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन पैदा करती है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाली नाइट्रोजन स्थिरीकारी बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं।
नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं जिससे मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। उपरोक्त में से चना दलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन। इसका फॉर्मूला है C2H4 का होल पावर 11। हर बुखार में आपने ये दवा ज़रूर खाई होगी। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, पैरासीटामोल क्या है? ये एक प्रतितापक तथा दर्दनाशक दवा है। प्रतितापक मतलब बुखार को कम करेगा, दर्दनाशक मतलब आपको पेन रिलीफ देगा। ये तो डॉक्टर से बिना पूछे भी आप लोग खा लेते हैं बिना शायद। पैरासीटामोल एक प्रतितापक तथा दर्दनाशक दवा है। शरीर में ज्वर तथा पीड़ा होने पर इसका उपयोग लाभकारी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रॉमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रॉमेटोलॉजी। आपने बहुत जगह पे ट्रॉमा सेंटर देखा होगा। हर सरकारी अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर होता है और हर बड़े अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर होता है, जहाँ पे एक्सीडेंटल बॉडीज़ आती हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट्स आते हैं। और ये जो ओंकोलॉजी है, ओंकोलॉजी को कैंसर का अध्ययन के लिए किया जाता है। और डर्मेटोलॉजी में त्वचा कैंसर का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। चलिए आगे चलते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर रेप्टाइल्स की बात करेगा तो हर्पेटोलॉजी होगा। ये रेप्टाइल्स के अध्ययन को बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन जो कहा जाता है उसको बोलते हैं नीडोलॉजी। नीडोलॉजी कहाँ है? ये है। निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड का अध्ययन किया जाता है, इसको नीडोलॉजी कहते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कैथ लैब हमेशा होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। सी से कार्डियो, सी से कैथ, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे चलते हैं। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है बी, एक्सरे। सीटी स्कैन होता है ना, उसमें एक्सरे भी करते हैं बॉडी का। आगे चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी एफ बैटिंग ने। इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है? इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो डायबिटीज़ की बीमारी होती है। चलिए आगे चलते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया है जीन डगलफ ने। जीन डगलफ ऑप्शन ए है, सही है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया था ब्रैनिच ने। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल बेल्ट ने। मैक्रो प्रोसेसर का खोज किया था फेडरिको फेंगिन ने। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया है विलहेल्म रोंटगेन ने। एक्सरे का आविष्कार विलहेल्म रोंटगेन ने किया था। इसका तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ परिसर होता है 10⁻10 से लेकर 10⁻8 मीटर तक। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किया था एवांगेलिस्ता टोरिसेली ने। एवांगेलिस्ता टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं वायु दाब मापी के रूप में किया जाता है। एयर प्रेशर को जानने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेबी डनलप ने न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था। न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था जेबी डनलप ने। किस सन में किया था? 1888 में किया। सपोज कहीं पूछता है पेट्रोल कार का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल बेंज ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार तो रेडोल्फ डीजल ने किया था। पनडुब्बी डेविड बुशनेल ने किया था। मोटरसाइकिल कोस्टाक केजी डम्बलर ने किया था। जेट इंजन सर फ्रैंक बीटल ने किया था। रॉकेट रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। ये थोड़े ज़रूरी हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको भी मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? अभी एलसीडी ऊपर पढ़ा गया था, अब एलईडी की बात कर रहा है। तो एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोनिक ने किया था। किस सन में किया था? 1962 में किया था, 1962 में। इन्हें एलईडी का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं।
या छितरा जाते हैं। मक्खन कोलैट तब बनता है जब मक्खन की वसा, फैट ग्लोब्यूल्स इसको बोलते हैं, मक्खन की वसा गुलिकाएँ फ्लैट ग्लोब्यूल्स पानी में छितरा जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं, अर्थात जल में वसा गुलिकाएँ फ्लैट ग्लोब्यूल्स के फैल जाने पर मक्खन के कोलाइड विलयन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकने के काम आते हैं। तो रसायन है कैल्शियम कार्बाइड। कभी कभी जब आम नहीं पक पाता तो लोग खुद से कार्बाइड डालते हैं, नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नेचुरल सोर्स नेचुरल ही होता है। आगे चलते हैं। और जो ये कार्बाइड हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये कार्बाइड का छोटा सा भी भाग शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है, इससे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा हो सकता है बॉडी में। चलिए आगे देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, जो सॉलिड CO2 होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सूखी बर्फ़ या ड्राई आइस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस बोलते हैं? हास्य गैस बोले तो लाफिंग गैस, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हास्य गैस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो खोजे थे इसको कार्ल शेले ने, कार्ल शेले इसकी खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विरंजक पाउडर या इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए चाहिए हमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl3। इसके लिए इसको क्लोरीन भी ले लेते हैं, CaOCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं इसके लिए। ये एक अकार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिरका क्या है? सिरका एक तनु एसिटिक एसिड है, इसको एसिटिक एसिड के ग्रुप में रखा गया है। इसमें 40% जलीय विलयन सिरका होता है। फिर पूछा जाता है कई बार नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। ये तो शायद इतनी बार आप लोगों ने पेपर में दिया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं, बहुत खट्टा होता है। जितने भी खट्टे फल आपके सामने होंगे सब में साइट्रिक एसिड ज़रूर होगा, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, ये सब। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने पर प्रेरित करता है? दूध कब खट्टा होता है? जब फट जाएगा, तो उसके लिए लैक्टिक एसिड जब उसमें पैदा हो जाएगा तो दूध फट जाएगा या खट्टा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? एथिलीन का, ग्लाइकोल का, एसिटिलीन का या ऑक्सीजलिक एसिड का? इसका सही ऑप्शन होगा एसिटिलीन का। फिर से वही क्वेश्चन पूछा, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी कारण होता है? तो बार बार वही आएगा, साइट्रिक एसिड। ये तो रटना ही पड़ जाएगा लग रहा है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जला देंगे तो चारकोल बन जाएगा। जब बिना हवा की किसी लकड़ी को जलाएंगे वो बन जाएगा चारकोल। इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। जब हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी या अन्य पदार्थ को गर्म किया जाता है या तब चारकोल का निर्माण होता है। चारकोल, जिसे लकड़ी का कोयला या कास्ट कोयला भी कहा जाता है, के निर्माण की विधि उष्मा विघटन या पायरोलिसिस कही जाती है। चारकोल में कार्बन की मात्रा लगभग 80% के आसपास होती है। इसका उपयोग धातुकर्म ईंधन, औद्योगिक ईंधन, बारूद निर्माण एवं चिकित्सा आदि में किया जाता है। अब तो आपके फेस वॉश भी चारकोल वाले आने लगे हैं, फेस वॉश, स्क्रब, ये सब। LPG का मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG जो वही गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में सिलेंडरों में पाई जाती है, और उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, आगे चलते हैं। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका केमिकल फार्मूला है NH4 का होल ट्वाइस फिर H2O, NH4 का होल ट्वाइस फिर H2O। ये एसिडिक होता है अमोनियम सल्फेट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? तो सुपर फॉस्फेट नहीं है, बाकी सब हैं। अगला क्वेश्चन है,
यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2 का होल ट्वाइस CO। ये फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, यूरिया। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का उपयोग किया जाता है? कूलेंट, जैसे हमारी कार्स में कूलेंट चाहिए होता है, उसी तरह से रेफ्रिजरेटर में भी कूलेंट चाहिए। तो क्या होता है वो फ्रेऑन होता है। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रेऑन का उपयोग किया जाता है। फ्रेऑन रेफ्रिजरेटर के शीतलक का कार्य करता है। फ्रेऑन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है जो ओजोन परत के क्षय होने की प्रमुख भूमिका निभाता है। ओजोन परत इसी से क्षरण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? अगला क्वेश्चन है, कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन पेम्बरेटन ने कोका कोला का आविष्कार किया था। तो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, इतना बड़ा नरसंहार हो गया था एक छोटी सी लापरवाही की वजह से या छोटे से गलती की वजह से, वो था मेथिल आइसोनेट का। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। तो इस गैस का उपयोग किया जाता था कीटनाशक बनाने के लिए, पेस्टिसाइड। पर रिसाव हो गया और इससे बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था जोसेफ प्रिस्टली द्वारा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब खींचेंगे ऊपर की तरफ आ रहा है पानी में तो उसका थोड़ा सा वजन कम लगता है हमें, पर जब वो ऊपर आने लगती है तो उसको ऊपर से भारी 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 होने लगती है। ये किस प्रिंसिपल पे हो रहा है? ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे हो रहा है। उन्होंने बोला था ना, किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। जब कोई ठोस वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। और जब यही बल खत्म होने लगेगा तो कोई भी चीज़ भारी होने लगेगी। इसलिए जब ये बाल्टी ऊपर आती है तो उत्प्लावन बल समाप्त हो जाता है और बाल्टी भारी महसूस होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन, उस पर। यही सही आंसर है आपका। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। एवरी एक्शन टेक्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का कौन सा लॉ लगा? थर्ड लॉ लगा। चलिए आगे चलते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जिस पर पानी का घनत्व या उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है क्या? 277 केल्विन। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? सी, उपकेंद्रीय बल। मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण उपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। इसके उदाहरण है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।